तो देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, साइक्लोट्रॉन के बारे में ना। और साइक्लोट्रॉन में लास्ट में हमने लिख लिया था कि उसका जो ओमेगा है और जो भी करंट की आप सप्लाई दे रहे हो, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई कहते हैं, दोनों का ओमेगा क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि इस ओमेगा को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, पर ये है साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऐसे चेंज कर लो और यहाँ लिख लेना एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर जोड़ लेना, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सिर्फ एफ जिसे हम कह सकते हैं, वो सिंपली क्या हो जाती है, ओमेगा बाय 2 पाई। कोई दिक्कत? क्या था साइक्लोट्रॉन? पार्टिकल एक्सेलरेटर, किसी भी पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। अगर पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है तो फिर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं यार, इसमें पीछे टिकने की जगह नहीं, तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना इसको, क्यों नहीं लगाया? आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल देख सकते हो, पढ़ो और ट्राई करो। ये देखो, नीचे जा रहा है वो, पता नहीं क्या है। Sir, 1.15 to 10 raised to 7. 1.15, So 1.15 to 10 raised to 7. ओके, भगवान जाने, जो ज्यादा लोगों का आएगा वही सही है। क्या करेंगे इसके अंदर, Sir, omega by 2 pi. फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई, और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा चुके हैं बी क्यू बाय एम, है ना। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई
यानी BQ बाय M इंटू 1/2 पाई, ये हो जाएगा। B आपको दिया गया है 1.5 टेस्ला, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, कितना चार्ज आएगा, 1.6 प्रोटॉन होते हैं, है ना, अपॉन M 3.3 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1/2 पाई। ऐसा बताया जा रहा है, ये आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। थ्री पॉइंट थ्री को 3 और सर प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ना सर ड्यूटेरियम में? क्या कह रहे हो बेटा, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ऐसा होता है क्या? 1H3 नहीं, उधर ट्रिटियम होता है ना, 1H2 को कहते हैं ना, 1H1 हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन किस में होता है? सर ड्यूटेरियम में एक ही तो होता है। धोखा दे रहे हो तुम तो यार। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब याद क्या रखना है, सिर्फ साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज के रोटेट होने की जो फ्रीक्वेंसी है और जो करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिकॉज अभी तक केमिस्ट्री है, न्यूट्रॉन जो भी होते हैं सब याद करने हैं। करो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअली ऐसा एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम, जहाँ मास, अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास एक्चुअल मास से कम हो जाता है, पर यहाँ का है कि इससे फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से। ठीक है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सर वो फाइबर फोर्स फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एफ, हर्ट्ज के अंदर है, तो ये फ्रीक्वेंसी है एफ। आप निकाल दो ओमेगा, ओमेगा हो जाता है 2πf, है ना, और पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या हो जाता है, पार्टिकल के लिए ओमेगा होता है BQ/m। दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी दी है 1600, ये हो जाना चाहिए B, यानी π/4 टेस्ला। चार्ज आपको दिया गया है ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अपॉन मास आपको फाइंड करना है। तो कितना आया था बेटा? 2.5 क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। तीसरा ट्राई करो। मेगाहर्ट्ज नहीं, मेगा होता है 10 की पावर 6। कैपिटल एम मतलब 10 की पावर 6। हेलो हेलो सर, मैं क्लास में हूँ। तो बंगाली बोल रहे ऐसा कैसे हो सकता है? बंगाली कैसे बोल रहा है कोई? ये नंबर तो मैंने आकाश में बांटा हुआ है। जल्दी जल्दी करो, आज ही खत्म करना है चैप्टर अपन को। फॉर्मूला भूल गए रेडियस का, एम वी बाई बी क्यू। तो ये करना पड़ेगा। वैसे इतना ज्यादा ही हो गया थोड़ा। 5 स्क्वायर को 10 तो बहुत एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन। उतना चल जाता है। 503 को 5 नहीं 5 50 कितना? 53 को 50। बस मार्क्स में भी हो सकता है इतना एरर। अच्छा, यार रेडियस का क्या यूज है? डी की रेडियस क्यों दिया? जब साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलता है आपका पार्टिकल तो सर्कमफ्रेंस से ही बाहर निकलेगा ना, धीरे धीरे उसकी रेडियस बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। तो एक्सट्रीम वाले केस में आपके पार्टिकल की रेडियस दी हुई है उन्होंने बेसिकली, तो उसको यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी बतानी है। पार्टिकल के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एम बी क्यू, है कि नहीं? इसे मैं ये भी कह सकता हूँ पी बाय बी क्यू, जहाँ पी आपका मोमेंटम है ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि मोमेंटम जो है वो है बी क्यू इंटू रेडियस आर।
मोमेंटम पता लग गया, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, क्या रिलेशन होती है, p²/2m, है ना। तो p आपको पता ही है, pqr का होल स्क्वायर बाय 2m, है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ओमेगा दिया गया है, जो bq/m होता है, तो क्या क्या देते हैं हम, ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है, तो आपको bq/m की वैल्यू पता है, तो बेटर होगा कि इसको ये मत लिखो। सर इसको डायरेक्ट v इक्वल्स टू r ओमेगा से v निकाल लेंगे तो काइनेटिक की बात नहीं कर सकते। ठीक है, bq को यही लिख सकते हैं ना सीधे, तो ये मिलेगा हमें 24 पाई इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर इंटू मास m इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना, बाई 2। ठीक है, लिख लो। सब वही 2-4 फॉर्मूले में आगे पीछे करके आंसर आ जाता है। चलो हो गया, नेक्स्ट ट्राई करो। ये वेरिएबल के टर्म्स में ये तो निकाल सकते हो आसानी। तो रेडियस होता है mv/bq, पहली चीज ये गिवन है। दूसरी चीज गिवन है ओमेगा, जो कि होता है bq/m, इसकी वैल्यू है 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है बस। क्या कह सकते हैं सिंपली, हाफ mv² या p²/2m भी कह सकते हो, है ना। एक से q निकाल दो, देखो q नहीं गिवन है ना, तो यहाँ से q कितना हो गया, 2πmf/b, ये हो गया q। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², और v को क्या बोल सकते हैं, q। v भी कट नहीं जाएगा, कट गया ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ऐसा कुछ सारा
बी गायब ही हो गए क्या? बस यही आ गया ना? और पूछे क्या? लिखना है क्या? आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? दो प्रिंसिपल है बस कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? सर्कमफ्रेंस से। और बेसिकली दोनों का ओमेगा क्या रहेगा? सेम। इतना नहीं है, गिवन है। अच्छा, फील्ड भी पूछ रहा है। ठीक है, के आ गया ना हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं बी के लिए? ये मोमेंटम है ना ऊपर। अरे आ गया, यहाँ से आ जाएगा ना सीधे एकदम, मतलब मोमेंटम लिख दो यहाँ पे, √2m k बाय r3। क्यों नहीं पता ना हमें? किसका? अरे नहीं, पर चार्ज नहीं पता ना। चार्ज नोन नहीं है ना। कर लेने यार कुछ। लिखा है, चलो। तो आखिरी हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं, तो प्योरली मेंस का टॉपिक है और पूरी तरह से थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। फॉर्मूले बोर्ड्स में पूछे जाते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा अपन को। बहुत बोरिंग। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन दो टर्म यूज की गई हैं, तो पहले हम ये समझेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। एसी नहीं चल रहा क्या कोई सर? बटन दबा दो ना, चालू हो जाएगा। क्या हुआ, नया लगा है क्या? चलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन किसे कहा जाता है? अब हमें एक चीज पता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एक बार मैग्नेट का होता है, एक करंट कैरिंग लूप का होता है। अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर फ्लो करना या मूव करना बेसिकली करंट ही तो है। तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना। तो अब कोई सैंपल आपने ले लिया, किसी मटेरियल का सैंपल लिया, उसमें ढेर सारे एटम्स हैं, तो उन सभी के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे और उनके चारों तरफ कई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे? घूम रहे होंगे। तो वो सभी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं है, अगर अगर वो मूव कर रहे हैं लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे बल्क के लिए ओवरऑल अगर ढेर सारा मटेरियल आपने लिया है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। पर अगर किसी कारण से वो 0 नहीं आता है, जब आपने बल्क का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाला और वो 0 नहीं आया, तो फिर इन टर्म्स को हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, वो लिखते चलो। रैंडम आर्बिट्री अरेंजमेंट है तो 0 ही माना जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स, आप फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एवरेज कितनी मानते हो? 0 मानते हो? तो होती थोड़ी है पर मानते हैं, ठीक है। देखो, तो बेसिकली यहाँ शॉर्ट में लिखते चलते हैं हम चीजों को। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस to generate magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता होगा, ये भी आप बता सकते हो। मान लो ये लूप है और इसकी रेडियस है r, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है मान लो स्पीड v से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? I into pi r square और I चार्ज into frequency। I इंटू ए, समझ Yes आता ना? I इंटू एरिया तो क्या है? पाई आर स्क्वायर। करंट को क्या लिख सकते हैं? चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई वी। अरे है ना, तो वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ई वी आर बाय 2। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा होता है। तो कुछ तरह के मटेरियल में तो क्या होगा, पूरे सैंपल के लिए, क्योंकि ढेर सारे वहां पे एटम्स हैं, तो हम कह देते हैं कि सबने अपना मैग्नेटिक मोमेंट बनाया। अब ये स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे के सारे एटम्स एक ही तरह से प्लेस किए गए हों, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सब रैंडमली एटम डले हुए हैं, तो किसी एटम्स ने नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ बनाया होगा, किसी ने इस तरफ बनाया होगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो हम क्या मान सकते हैं कि ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका सैंपल लेने पर भी उस सैंपल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, तो उसका कारण क्या होंगे? यही होंगे कि इनकी वजह से नेट कैंसल आउट नहीं हो पाया होगा, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन की जाती है, लिख लो उसे। द मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑल द एटम्स, ड्यू टू ऑल द एटम्स in a bulk sample, in a bulk sample may be 0। ठीक है, if the sample has non-zero net magnetic moment, then magnetic moment per unit volume of the sample is called its magnetization। समझ आया? तो मैग्नेटाइजेशन जो टर्म है उसका मतलब समझ आना चाहिए, ये है सैंपल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं बेसिकली मैग्नेटाइजेशन m एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, कंफ्यूज मत होना। अब एनसीईआरटी में कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ m नेट अपॉन v, v जहाँ पर वॉल्यूम। बिल्कुल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट इसकी हो जाती है एम्पियर पर मीटर।
कई सारी टर्म आएंगी, ठीक है ना, मैं लिखता जा रहा हूँ। तो इसका जो एग्जांपल लेते हैं हम सोलेनॉइड का ले लेते हैं सारी चीजों को समझने के लिए। तो लेट अस टेक अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू करंट कितनी होगी? इसे मैं बी नॉट कह रहा हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट एन आई। एन जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, आई है करंट जो कि आपके सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रहा है। अब मान लो आपने सोलेनॉइड के अंदर एक ऐसा मटेरियल रख दिया जिसका कि नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है ना, यानी उसके खुद के पास पहले से क्या है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। तो फिर क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो fill the solenoid with material of non-zero magnetization. तो मुझे बताओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब भी आप सुनते हो ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल सुनते ही आपको क्या आ जाता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सुनते ही क्या आ जाता है, बार मैग्नेट, ठीक नहीं? तो मान लो कि कोई बार मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड में टेढ़ी रखी हुई है, यानी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी हुई है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा? यस क्रॉस बी लगेगा ना। तो रोटेट होके कैसे अलाइन होना चाहिए, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वो अलाइन होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पर होती है। तो हम ये कह देते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे आप लिख सकते हो बी वेक्टर, ये हो जाएगा बी नॉट प्लस बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। समझ आया? अगर क्या नहीं समझ आया इसमें, वही लिखा है। ये भी वो मटेरियल है जिसका खुद का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर किसी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है यानी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो क्या होगा? अब मान लो सोलेनॉइड ने नेट फील्ड राइट में बनाई थी, आपने उसके अंदर एक मटेरियल रखा जिसका कि नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, यानी उसमें भी फील्ड बनाने की क्षमता है। अब उसने भी फील्ड अगर सोलेनॉइड की फील्ड की डायरेक्शन में बना दी तो नेट फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उल्टी बना दी तो कैसी होगी, घट जाएगी। बस यही चीज है। ये हम लिख देते हैं इस तरह से, बी इज बी नॉट प्लस पीएम, जहां पे बी नॉट को मैं क्या कह देता हूं, दिस इज फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, सोलेनॉइड के अंदर करंट, अगर आप उसे वेरी करोगे तो ये चीज वेरी होगी, है ना। तो बी नॉट यहाँ पे क्या कह सकते हो, फील्ड ड्यू टू, या सिर्फ लिख लो फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, करंट इन सोलेनॉइड, ठीक है। और ये क्यों है, ये है ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल placed inside the solenoid, placed inside the solenoid. पीएम की वजह से बी नॉट कैसे चेंज होगा? नहीं, कैसे इंडक्शन, किसकी, मटेरियल रख दिया तो उसका बीएम तो फिक्स है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना मैग्नेटाइजेशन। अभी आपको ये भी पता लगेगा कि बीएम कैसे रिलेटेड होती है। तो बीएम, अरे लिख लो, बीएम जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम के। एम जहां पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन, ये चीज। देखना ये किस चीज को कह रहे हैं ना, वो अभी तुम देखो कॉम्प्लिकेशन तो
इसको लिखते हैं म्यू नॉट एम। म्यू नॉट जहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एम के साथ प्रोपोर्शनैलिटी थी, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यही कांस्टेंट हमें मिला। तो ये भी आप याद रखते हो। यहाँ 3 टर्म है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ बी में लिखूंगा, सिर्फ बी का मतलब होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट में लिखूंगा उसका मतलब होगा आपके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और बी एम का मतलब होगा जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? अब तो चलो फटाफट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्योंकि जीवन में दुख कम थे, तो एक नई टर्म डिफाइन की जिसे कहा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखना है क्या वो मैग्नेटिक, ताकि फॉर्मूले सुंदर बन सके बस। अरे अभी तो आएंगे दोस्त, शुरुआत हुई है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया H से। H हो जाता है B बाय म्यू नॉट माइनस एम। क्या लिखा है? B क्या था? नेट मैग्नेटिक फील्ड। B बाय म्यू नॉट करोगे अगर तो क्या मिलेगा? B नॉट बाय म्यू नॉट प्लस BM बाय म्यू नॉट। समझ आ रही है बात? उसमें से माइनस एम करोगे। अब BM खुद क्या है? म्यू नॉट इंटू एम। तो BM अपॉन म्यू नॉट कट गया, वो क्या है? M है। तो M से M कट गया, तो ये इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है? बस यहाँ बी नॉट अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ है, और बी नॉट है म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट फिट करके क्या बचा? NI। यानी बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? करंट। टोटल कितना करंट है? ठीक है, पर कंफ्यूज मत हो, तुम रटते जाओ फॉर्मूला। मैं फिर समझा रहा हूँ, इसको डिफाइन ऐसे किया गया है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ऐसे क्यों किया वो मैं जरूर बताऊंगा, उसका लॉजिक है। ठीक है, तो H इन्होंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन की, जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है, अब B को क्या लिख सकते हैं? B जो था आपके पास B नॉट BM, ये था ना हमारे पास। यहां से B नॉट को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, और यहां से B को क्या लिख सकते हैं? तो पहले मैं इसका फॉर्मूले पे वो बना दूं ताकि आपको याद रहे। नोट डाउन क्या क्या करना है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा B को यहां से मैं लिख सकता हूं H प्लस M इंटू म्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर उधर ले जाके। ठीक है, तो B ये बन गया हमारे पास म्यू नॉट इंटू H प्लस M। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो M है, ये जो M है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? नहीं, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये तो फिक्स है ना, करंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। जबकि H किस पे डिपेंड करता है? जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अब मान लो ऐसा है कि इसे इमेजिन करना इससे आसान होगा कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है, मैंने क्या किया, एक आयरन की रॉड ली और उसे सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। अब आयरन के रॉड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो फिक्स है ना, वो चीज तो बदल नहीं सकती, तो वो रिप्रेजेंट हो रही है इस M से। लेकिन जो H है, H इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ था? सोच के देखो, N इंटू आई तो लिखा हुआ था। तो अगर आप करंट चेंज करोगे तो क्या होगा? H चेंज हो सकता है। तो H जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो एक ऐसी चीज है जो कि डिपेंड करती है किस पे? एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स या करंट। ये भी याद रखना है आपको। नेट स्पिन, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ,
वही तो है। तुम उस पिन की बात कर रहे हो क्या, प्लस माइनस हाफ वाला? मत जाओ भाई, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। वो कुछ नहीं है, उसका यहाँ पे यूज नहीं आएगा। ये जो है, ये तो हमने सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बताया। स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं, हम तो ऑर्बिटल के हिसाब से बता रहे हैं ना। हो सकता है, पर हम तो इससे बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं। लॉजिक तो एक ही चलेगा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में अलग और केमिस्ट्री में अलग। पर जैसे वहां पे तुमने सारी चीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ी होगी, यहाँ हम ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑर्बिटल तो लिख लिया घूमने की वजह से। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए उसकी थ्योरी में जाना पड़ेगा। वो तो कोई अनपेड रह जाए तो, हाँ तो वो तुम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर की बात कर रहे हो। यहाँ तो हम नॉर्मल मटेरियल की बात करें, जैसे लोहे की बात करें, आयरन में होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन? होता है? होता ही होगा मतलब क्या, सब में होता है। कॉपर में होता है? केमिस्ट्री देखते हैं उसे। ठीक है, अब एक बात समझो, ये जो m क्वांटिटी थी वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। पर एक चीज हम जानते हैं कि सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल्स हमेशा क्या चाहते हैं अपने जीवन में, शांति। यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? अब मान लो एक था जो थोड़ा ऊपर की तरफ है, दूसरे का नेट नीचे की तरफ है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी हर एक डायपोल के ऊपर। तो हर एक डायपोल अलाइन होने की कोशिश करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बेटा सर रख के सो जाओ, केवल सर रख लो और सो जाओ। नहीं मतलब क्या होगा, तुम नहा भी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। खाना खा लिया तुमने, उठ क्यों गए हो तुम? मैंने हाँ बोला क्या मुंह धोने के लिए तुमसे? क्या होगा मुंह धोके, बताओ, बोलो पक्का। सोए नहीं थे रात को? कितने बजे सोए थे? याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है तुम कितने बजे सोए थे? पढ़ रहे थे रात को क्या? मैथ? क्योंकि फिजिक्स की क्लास है तो मैथ्स, मैथ्स की क्लास होगी तो केमिस्ट्री। जाओ धोयो, जाओ। साबुन से धोना, अच्छे से धोना थोड़ा। आंखों में साबुन भरने की कोशिश करना, आंख खुलेंगी थोड़ी। अरे सो रहे हो, पीछे जाके बैठो, टीचर से छुपने की कोशिश करो। मुंह के सामने बैठ के हो रही हूँ। क्या है ये, सभ्यता तो सीखो यार। हाँ, पीछे पीछे बैठो आराम से। क्या बताया जाए। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या कर सकती है, इस मैग्नेटाइजेशन को इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि बढ़ाने की कोशिश कर सकती है कि नहीं। तो वही चीज आगे लिखनी है आपको, लिखो m can be influenced by external factors also। ठीक है, तो m को बोला जाता है x इंटू एच। ये x नहीं है, ये x थोड़ा सा अलग है। इसमें एक क्या क्या कहते हैं इसे, साई। इसको क्या कहते हैं? साई तो श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है ना। हाँ बिल्कुल। चाय। इसे कह देते हैं भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बेसिकली मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये डायमेंशनलेस है। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है
उसमें जो बदलाव है या चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हो, उस चेंज से कितना ससेप्टेबल है वो मटेरियल, कितना उस चेंज को अलाउ कर सकता है। ठीक है, यानी किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करने वाला है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। सर इसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। तो इसको क्या बोलते हैं इसको? तो इसको वो केस बोलो बेटा। तो इसको कुछ बोलते होंगे ना, मतलब इसको कुछ अलग से नाम इसके यू नोट से इसको वो मैं text बोलता हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम बोल लेना। क्या बोलते हैं वो मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे यार, गूगल कर लो मिल जाएगा, है ना। तुम काय, ये भाई काय बोल रहे हो, तुम काय बोल लो, ठीक है। सुनाई दिया। यस सर। मेन चीज पे ध्यान दो, ये इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि आपका मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड से कितना इन्फ्लुएंस होगा, है ना। क्या उसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो लिख लो क्या बताती है ये चीज। हाउ द, बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, पर यूनिट वॉल्यूम उसका फिक्स है, ये बात सही है। अब वही तो इससे पता लगेगा कि कितना चेंज हो भी सकता है, ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा, वो मटेरियल पे रहेगा डिपेंडेंट। ठीक है, तो हाउ द मटेरियल, ये खुद ही मटेरियल डिपेंडेंट चीज है, रेस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं जैसा आपने सुना होगा, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और नहीं अपने तीन ही है, फेरोमैग्नेटिक, वो सब। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो छोटी आती है और पॉजिटिव आती है। इसका मतलब क्या है, अगर वो छोटी है और पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज तो आएगा, पर वो चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, वो बहुत ही छोटा सा चेंज होगा। डायामैग्नेटिक के लिए यही क्वांटिटी छोटी आती है पर वो नेगेटिव आ जाती है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसमें चेंज तो आएगा पर वो चेंज पॉजिटिव नहीं होगा। ये अपना जो नेट डायपोल मोमेंट बनाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट बनाएंगे। जबकि फेरो मैग्नेटिक के अंदर ये चेंज काफी बड़ा आता है और पॉजिटिव आता है, यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट फील्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी नेट डायपोल मोमेंट उसे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लिख लो यही चीजें यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड लार्ज। अभी पढ़ेंगे डिटेल में एक एक को। बी का फॉर्मूला क्या बन गया, बी हमारा क्या आ चुका था लास्ट में, एच इंटू म्यू नॉट, म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच। अब एम को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, इंटू एच, ये आप लिख सकते हो कि नहीं। अरे यस ये है ना रिलेशन, एम है म्यू इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिलती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। इस पूरी टर्म को ही कहा जाता है म्यू आर। समझ आया। इफेक्टिवली इसे क्या कह सकते हो, बी है म्यू इंटू एच, म्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जहां ये 1 प्लस एक्स क्या कहलाता है, रिलेटिव
ये तो पता है ना आपको, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या हुआ? हमेशा तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना, एक्स की वैल्यू, उससे पता लगेगा क्या आ गया हमारे पास। रिलेशन यह है ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, ये आ जाएगी ना रिलेशन। तो करके देख लो, बाय म्यू नॉट करोगे तो 1 प्लस काय बाय म्यू नॉट आ जाएगा, म्यू आर की वैल्यू। क्या? वो तो परमिटिविटी से था, ये परमिएबिलिटी है, वो एप्सिलॉन नॉट था। इतना दूर। तो ये ढेर सारे फॉर्मूले आपको एक जगह लिख लेने हैं और मेंस के एग्जाम से पहले रट लेंगे। तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों मुझे इतना पसंद नहीं है। सवाल सुनिए। A core has relative permeability equal to 400. A current 2 amperes flows in a solenoid with per unit length turns equal to 1000. Find H M B ठीक है। E मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छी भी तो क्लास है। टाइम कहाँ गया है? मैं इतना सही लिखा पाया हूँ। नहीं करा क्या मैंने? क्या कर रहे थे अपन? क्या मैं भी आदित्य की तरह सो गया आधे घंटे? पता नहीं चला समय कहाँ गया भाई। तुम्हें पता चला? पीछे वाले को, पीछे वाले तुम्हारे पीछे, तुमको पता चला? तुम तो सो भी लिए, तुम्हें तो पता चलेगा। काफी देर सो लिए तुम्हें। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हेमांग? दोस्ती हुई क्या तुम दोनों की बहुत पहले से? क्या बात, कॉमन इंटरेस्ट है तुम्हारे काफी। तुम्हें भी मैथ्स पसंद है क्या? मैथ्स पसंद? पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अकेला मैथ्स का दिया था? तीनों का दिया होगा। तो कैसा हुआ? फिजिक्स का कैसा हुआ? कितने मार्क्स है फिजिक्स पोर्शन? AIATS ही देना भूल गए। तुम्हारा कितना है? नहीं दिया था, क्यों?
सो गए थे। हाँ ये भी है, बेस्ट फ्रेंड धोखा नहीं देता ना। सेम कॉलेज ही जाओगे लग रहा है। कौन सा, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली? क्या सोच रखा है? किसकी? तुम्हारी है ना, तो फिर वो जाएगा नहीं क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। आदित्य तुम जाओगे? नहीं, कोशिश तो करो, क्या पता पहुंच जाओ। इतना भी मुश्किल थोड़ी है, समय है अभी तो, बहुत टाइम है। कितना टाइम है? 5 महीने तो क्या नहीं हो सकता। YouTube खोलो, उसमें लिखा होगा, वीडियो कई सारे होंगे, 1 महीने में IIT जेईई क्लियर करवाने वाले। 1 महीने में जेईई क्लियर कीजिए। 5 सेकेंड में जेईई क्लियर कीजिए। 5 सेकेंड में एक क्वेश्चन सही, तो 3-4 मिनट में तो उठ जाएगा आदमी। इतनी बेइज्जती। यहाँ 4 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते कुछ लोग तो उसका। आया इसका आंसर? बातें भी अपन ने ज्यादा की क्या? कब की यार? यार कितना टाइम, मैं तो सोचा था खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में कल क्या है? सबसे लास्ट में पता कैसे पता चलता है ये चीज? मुझे आइडिया तक नहीं है, भनक भी नहीं है मतलब। यार इतने ग्रुप और इतने मैसेज आते हैं। हाँ भाई, घर पे लोगों का आंसर है इसका? सर हाँ सर H 2000 B 8 pi into 10⁻⁻4 और M 10 यस सर। एक सेकेंड बस, माइक बंद करो, बहुत तेज चल रहा है। मैंने आंसर सुन लिया तुम्हारा, तुमने कहा H 2000 सही है क्या? कैसे किया H 2000 बताओ जरा। क्या लिख देंगे H को? वही बचता है सिर्फ। सर 1000 टर्न्स दिया, करंट 2 बिल्कुल, एम्पियर 1000 into 2 इंटू 2 एम्पियर 2000। बहुत बढ़िया। फिर M के लिए क्या किया? B भी निकाल लिया पहले। सर U0 की वैल्यू है, B सिंपली क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। तो B आ गया हमारे पास, म्यू नॉट और म्यू आर का मिलके कितना दिया हुआ है? 400 मिलके दिया ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है ना, म्यू आर दिया है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 400 और इंटू H हम निकाल चुके हैं 2000। और फिर हमने निकाल दिया क्या? M किस फॉर्मूले से? तो B बाय म्यू नॉट, यानी ये वाली चीज हट गई, तो 400 इंटू 2000 माइनस 2000, 10⁻⁵। जैसे कि आप समझ ही गए, काफी महत्वपूर्ण थी ये सारी चीजें। इनको फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मेंस में। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा ये खत्म हो जाए, हो ही जाएगा। और अगली क्लास में हम अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। मुझे होमवर्क बता दो क्या डिस्कस करना है। क्या हुआ था EMI में लास्ट? पहले बताओ, मैग्नेटिज्म पूरा हुआ है कि कुछ बाकी है? बाकी है सर लेवल 2। हाँ, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, किसके अंदर? मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिज्म, क्या नाम है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
इसमें सेक्शन क्या बाकी है? BCD ये किस लेवल का? लेवल 2। ठीक है, इसके बाद अपन ने EMI पढ़ा था। EMI का कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। एक बैच में हुई होगी शायद, नहीं किया था, कोई करके ही नहीं आया था। सिर्फ होमवर्क किया था, फिर याद ही नहीं आया किसी को। किसी ने किया नहीं। कल तो क्लास है, सैटरडे को क्लास है, तो ये सैटरडे का डिस्कशन लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ये डिस्कस होगा, पूरा डाउट थोड़ी है, कोशिश तो करेंगे ना यार। सेक्शन एफ में बहुत सारे डाउट है सर। इसमें बहुत सारे डाउट हैं, सेक्शन एफ में, एक्सरसाइज में, ये सेक्शन एफ में, ठीक है। सर। तो ये सैटरडे का कर देते हैं, सिर्फ इतना, ठीक है। मंडे को EMI का बता दो। एक्सरसाइज 1 हुई है, हो चुके हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे यार। अरे मैं क्या लिखूं यहाँ पे? एक्सरसाइजेस सारे कर लोगे और सेट 2 नहीं सर, हो जाएगा मंडे। चलेगी। सिर्फ एक्सरसाइजेस, दुख आता हुआ ऑनलाइन एक्सरसाइज। सर और सेट 2 जितना बनेगा उतना कर लेंगे। आराम से। फिर गुरुवार आएगा, थर्सडे। अरे और क्या, मैं भूल जाता हूँ बार बार लिखना। सेट 2, सर सेट 2 जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। ये अब सेट 2 ही हो पाएगा। और वेडनेसडे भी है जिस दिन क्लास नहीं है। नहीं सर, मंडे तक। सर उससे भी तो और इसके सब्जेक्ट आगे होते हैं। मंडे को डिसाइड आगे देखेंगे, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं वो लोग आगे करो, ठीक है। ये हो गया तो HCV करो, मैंने पढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इनके ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं HCV में, ऑलमोस्ट होंगे भी तो फालतू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन, वही कम होंगे आपको।